आज सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के विधायक इफ्तिकार अहमद की, जो विधानसभा चुनावों में जम्मू रीजन से कांग्रेस पार्टी के लिए एक लौटी सीट जीतने में कामयाब रहे थे। कैसे उन्होंने ये सीट जीती और किस तरीके से अब उनकी यहाँ पर जम्मू की राजनीति में भूमिका रहेगी, उस पर उनसे हमने बात की है। इसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने रोहिंग्यास के खिलाफ यहां पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू किया था, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पर उनके बिजली और पानी के कनेक्शन भी काटे थे, लेकिन अब इसको लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत शुरू हो गई है। और आखिर में आपको बताएंगे पाकिस्तान की नई जेलों वाली साजिश की। इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। जम्मू कश्मीर में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और विधानसभा के चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और उनको 42 सीटें जो है वो यहां पर मिली थी। लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी थी उसे जम्मू रीजन में काफी बढ़त मिली थी और भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें यहां पर जीतने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को जम्मू रीजन में भारी नुकसान हुआ था। कांग्रेस पार्टी सालों से जम्मू रीजन में यहां पर अच्छी खासी सीटें जो है वो यहां पर लाती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी जो थी वो सिर्फ एक सीट जो है वो यहां पर राजौरी की जीतने में कामयाब रही थी। और इस हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है उसको यहां पर बनाया था और जम्मू कश्मीर में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के तारिक हमीद कर्रा, वो जब से चुनाव हुए हैं तब से वो जम्मू में डेरा डाले हुए हैं और लगातार वो अलग अलग जिलों के यहाँ पर जो उनके नेता हैं, साथ ही साथ जो ब्लॉक के नेता हैं, उनसे बैठकें कर रहे हैं। इसके अलावा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो अलग अलग जिले में गई है और उन्होंने वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी हार जो है वो जम्मू कश्मीर में क्यों झेलनी पड़ी है। ऐसे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही अपने संगठन में एक बड़ा बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में यहां पर करेगी। लेकिन जो विधानसभा के चुनाव जम्मू रीजन में यहां पर हुए उसमें कांग्रेस पार्टी को जरूर बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन एक सीट थी जिस पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जीतने में कामयाब रही और इस सीट पर भी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में यहां पर कड़ा मुकाबला था। भारतीय जनता पार्टी के विबोध गुप्ता जिन्हें एक बड़ा लीडर माना जाता है, उन्हें यहां पर राजौरी से जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे इफ्तिकार अहमद, वो यहां पर हराने में यहां पर कामयाब रहे थे और इफ्तिकार अहमद को अच्छे खासे वोट जो है वो राजौरी में यहां पर मिले थे। ऐसे में इफ्तिकार अहमद जो है वो एक तरह से कांग्रेस पार्टी जो जम्मू रीजन में पूरी तरह से हार गई थी, उनके एक लौते एमएलए जो है वो यहां पर जीत के आए थे। और किस तरीके से इफ्तिकार जो अहमद है उन्होंने चुनाव को जीता, क्या उन्होंने रणनीति अपनाई और इसके साथ ही साथ अब जो कांग्रेस पार्टी में आगे जो यहाँ पर पंचायत चुनाव होने हैं या फिर दूसरी राजनीतिक गतिविधियां होनी है उसमें इफ्तिकार अहमद की क्या भूमिका रहेगी, उसको लेकर हमने इफ्तिकार अहमद से बात की है। आप भी सुनिए इफ्तिकार अहमद ने क्या कहा है। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो मेरी राजौरी में सीट जो मैं जीता हूँ, इसने राजनीति में एक नया अध्याय जम्मू कश्मीर में कायम किया, क्योंकि ये मैं नहीं जीता। मेरे जीतने से एक आम गरीब परिवार का आदमी, गरीब परिवार का बच्चा, गरीब परिवार का नौजवान ये सोच सकता है कि वो भी एमएलए बन सकता है। क्योंकि राजनीति में यूजली जो हम देखते हैं, तीन चीज़ें बड़ी उनकी एलिजिबिलिटी है कि ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो उसके पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। दूसरा, वो किसी बड़े परिवार, राजनीतिक परिवार से उसका संबंध, उसके पिताजी बड़े नेता होना चाहिए, मेरे वो भी नहीं थे। और तीसरा, उसका जो उसकी बहुत बड़ी बलादरी होनी चाहिए, मेरी बलादरी भी बड़ी छोटी थी। लेकिन ये मेरी जीत ने ये साबित कर दिया कि अगर आप ईमानदारी से, निष्ठा से, अगर आप मेहनत से काम करना चाहें तो लोग आपको प्यार देंगे। और ये राजौरी में आज मैं विधायक नहीं बना, आज एक गरीब परिवार का बच्चा विधायक बना और उन लाखों नौजवानों को एक उम्मीद बनी है कि राजनीति में जहां धन बल का इस्तेमाल होता है, धन बल नहीं, अगर आप ईमानदारी से काम करें तो लोग आपको वोट देंगे और आपको जिताएंगे भी। चलिए ठीक है, आपने तो मेहनत की और मेहनत का नतीजा निकला, लेकिन आपके जो दूसरे सभी साथी थे उन्होंने लगता है मेहनत नहीं की और वो तो सभी लगभग सभी लोग जो हैं जम्मू रीजन में हार गए, जिसमें डिप्टी सीएम भी पुराने आपके थे और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी थे। कहाँ चूक हो गई? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उन्होंने मेहनत नहीं की, क्योंकि चुनाव में मैनेजमेंट भी पार्ट होता है और कुछ फैक्टर्स होते हैं। यहाँ एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी। ये बात सच है कि हमारा जो उम्मीद थी, जो लोकसभा में हमें लोगों ने जन समर्थन दिया या वोट पर परसेंटेज थी, वो विधानसभा में हमारे आंकड़े उम्मीद के मुताबिक नहीं आए।
हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20 से ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी और हमारे बड़े बड़े नेता भी हार गए। और उसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तारक हमीद करा साहब जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने बनाई है, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हर ज़िला में जाकर लोगों से, वर्कर से बात कर रही है कि क्या वजूहात रही, और उसमें बड़ी सारी होती है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का मामला होता है, कास्ट कम्बिनेशन का मामला, फिर धन बल जनबल, क्योंकि सरकार थी, कुछ जगहों पे ऐसी खबरें भी आई कि सरकारी मशीनरी का उपयोग हुआ। तो ये सारे मैटर हैं और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बताएगी, लेकिन हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी हार हुई है और हम उनमें आत्म मंथन और आत्म चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में कोई हार परमानेंट हार नहीं और कोई जीत परमानेंट जीत नहीं है। हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, कहीं ना कहीं हम चूक के जनता तक पहुंचने में हम उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ेंगे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जरूर आप लोगों ने बनाई है, लेकिन आपको लगता है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आएगी, संगठन में भी बदलाव हो जाएंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट पंचायत चुनावों में होगा? आपको लगता है आप सीटें ले पाएंगे? देखिए, आप देखेंगे कि लोकसभा का चुनाव अप्रैल में हुआ, और अप्रैल में से और फिर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। मैंने पहले कहा कि कोई हार परमानेंट हार नहीं होती। तारक हमीद करा साहब एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, वो अपनी प्रिंसिपल और इथिक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के लिए एमपी शिप छोड़ दी थी और पार्टी से भी रिज़ाइन कर दिया था, जबकि दोनों जगह केंद्र में भी और राज्य यहाँ भी स्टेट में भी सरकार थी। मुझे उम्मीद है उनकी लीडरशिप में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, और यहाँ जो कांग्रेस में फेरबदल है वो तो उनका राइट, वो वही करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो इंडिया अलायंस को जन समर्थन मिला है वो आप विधानसभा, ये पंचायत चुनाव में भी देखेंगे और लोकल बॉडीज़ में भी देखेंगे। लेकिन 29 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही और उनके प्रेसिडेंट कह रहे हैं सिर्फ 12% वोट रह गया आप लोगों का और 26% से ऊपर है। कहाँ से आप पंचायत चुनाव जीतेंगे कहते हैं? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत क्या था, लेकिन हम विधानसभा हारे। कोई चुनाव, हर चुनाव के अपने समीकरण होते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को सिमट गई है। आप सीटों के आंकड़े से कहेंगे कि हम हारे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि 1000 से मान लो कोई सीट हमने लूज़ की, कम से कम 8 सीटें ऐसी हैं जो हमने 2000-3000 के मार्जिन से हारी हैं। तो इसका मतलब वहाँ हमारे वोट परसेंटेज नहीं है। तो पंचायतें, बहुत सारी पंचायतें ऐसी होंगी जहाँ हम जीते हैं लेकिन सीट पूरी, एज ए असेंबली हम हारे लेकिन पंचायतों में हम जीते। तो जो पंचायत का चुनाव होगा वो लोकल मुद्दों पर होगा और उसमें हम इंशाल्लाह जीतेंगे। सरकार आपने बनाई और 6 सीटें आपकी ज़रूर थी लेकिन सरकार में आ गए, लेकिन लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार में गई क्यों नहीं? क्योंकि आप तो जीत के आए थे, आप तो मिनिस्टर भी बन सकते थे। देखिए, आपने इस पे हमारे प्रेसिडेंट तारक हमीद करा साहब ने बड़े विस्तार पूर्वक बताया, क्योंकि होना ये चाहिए था। क्योंकि असेंबली इलेक्शन में जब ये इलेक्शन अनाउंस हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में, अपनी जजमेंट में ये कहा था कि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड को रिस्टोर करो और इलेक्शन करवाओ। प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ने विद इन पार्लियामेंट एंड आउटसाइड पार्लियामेंट ये बात कही कि हम स्टेटहुड जल्दी रिस्टोर करेंगे। लेकिन चुनाव हो गए, सरकार चुन के आ गई, लेकिन स्टेटहुड रिस्टोर नहीं हुई। अब हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड ये रहा कि भाई हम आउटसाइड सपोर्ट करेंगे, और स्टेटहुड एक प्रेशर है कि सरकार के ऊपर कि वो स्टेटहुड के लिए, रिस्टोर के लिए अब हम स्टेटहुड रिस्टोर हो जाए। और उसके बाद हमने तो समर्थन दिया है, प्री पोल अलायंस में भी हम थे, आउटसाइड सपोर्ट भी है और आगे भी सरकार का हिस्सा हम होंगे, लेकिन स्टेटहुड रिस्टोर होनी चाहिए। उसके लिए हमने रखा है कि हम गवर्नमेंट में शामिल तब होंगे जब हमारी स्टेटहुड रिस्टोर। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि एज अ एमएलए अब इफ्तिकार जो हैं वो किस तरीके से जम्मू रीजन की बात एक तरह से असेंबली में करेंगे, और अब क्या रणनीति जो है वो आप कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बनाएंगे कि पंचायतों में आपको जीत मिले? देखिए, मैंने असेंबली में जब मेरा पहला भाषण था उसमें भी मैंने जम्मू रीजन की भी बात की, बिलखसूस मैंने कांग्रेस पार्टी की बात की। लेकिन क्योंकि मैं जम्मू रीजन से आता हूँ, कश्मीर रीजन में तो हमारे 5 विधायक हैं, लेकिन जम्मू रीजन के से मैं अकेला विधायक हूँ और मैंने जम्मू रीजन के मुद्दे उठाए। और पार्टी मुझे जहाँ जहाँ मेरी जिम्मेदारी लगाएगी, क्योंकि किश्तवाड़ में जब आगजनी होगी वार 1 में तो वहाँ मेरी ड्यूटी लगी, मैं वहाँ भी गया। अभी भी पार्टी जहाँ जहाँ मुझे ड्यूटी लगाएगी, जहाँ जहाँ, क्योंकि मैं पार्टी की वजह से हूँ। आज अगर मैं विधायक बना हूँ तो पार्टी की वजह से हूँ। पार्टी मुझे जहाँ ड्यूटी लगाएगी, मेरा जहाँ उपयोग करना चाहती है, मैं हमेशा तैयार रहूँगा।
अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या रिफ्यूजीज को लेकर शुरू हुई सियासत की। दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने रोहिंग्या रिफ्यूजीज के खिलाफ यहां पर एक बार फिर एक्शन शुरू किया था। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस को कई तरह की जानकारियां जो थी वो रोहिंग्या रिफ्यूजीज के बारे में यहां पर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक बार फिर उनका वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो यहां पर शुरू किया था। इसके अलावा पुलिस ने इस बार जो यहां पर अलग अलग प्लॉट्स पर ये जो रोहिंग्या झुग्गियां बनाकर रह रहे थे उनके प्लॉट मालिकों के खिलाफ भी यहां पर एक्शन लिया था और 5 एफआईआर जो है वो यहां पर दर्ज हुई थी, जिसके बाद इन प्लॉट मालिक ने भी रोहिंग्या रिफ्यूजीज को यहां से जाने के लिए कह दिया था। इसके साथ ही साथ जो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने करीब 400 से ज्यादा से रोहिंग्या यहां पर जो रह रहे थे उनके बिजली के कनेक्शन भी काटे थे और पानी की सप्लाई जो है उसको भी यहां पर रोका गया था, जिसके बाद यहां पर इस पर सियासत जो है वो शुरू हो गई। खास तौर पर अगर हम बात करें तो जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री हैं जावेद राणा, जो जल शक्ति विभाग के भी मंत्री हैं, उन्होंने इस पर यहां पर स्टेटमेंट दी और कहा कि रोहिंग्या रिफ्यूजी जो है उनके पानी के कनेक्शन जो है वो यहां पर नहीं कटेंगे, जिसके बाद उनके पानी के कनेक्शंस को यहां पर रिस्टोर कर दिया गया। लेकिन इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर दी है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जो रोहिंग्या रिफ्यूजी है वो अवैध रूप से जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ पुलिस का एक्शन जो है वो तेज होना चाहिए और पुलिस के पास जो जानकारियां उनको मिली है उसके आधार पर पुलिस को काम करना चाहिए और कहीं ना कहीं जो रोहिंग्या रिफ्यूजी है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यहाँ पर खतरा है। इस तरह की बयानबाजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है उसने यहाँ पर की थी, लेकिन उसके बाद अब जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनका भी इस मुद्दे पर बयान सामने आ गया है और उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर कहा है कि जो ये रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं ये जरूर यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है उसको रोहिंग्या रिफ्यूजीज को लेकर यहाँ पर फैसला जो है वो यहाँ पर करना चाहिए और अगर उनको यहाँ से भेजना है तो उनको वापस भेज देना चाहिए। लेकिन अगर वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर रह रहे हैं तो उनके साथ यहाँ पर जानवरों जैसा व्यवहार जो है वो नहीं किया जा सकता। आखिर वो लोग जो है वो भी यहाँ पर इंसान है। ऐसे में जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने सीधे तौर पर जो रोहिंग्या रिफ्यूजी का मामला है उसकी गेंद जो है वो केंद्र सरकार पर यहाँ पर डाल दी है, लेकिन साफ तौर पर एक सियासत जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अगर हम रोहिंग्या रिफ्यूजीज की बात करें तो बताया जाता है कि 2008 के बाद एकाएक जम्मू का जो इलाका है, साथ ही साथ जो सांबा और कठुआ का इलाका है, वहां पर एकाएक रोहिंग्या जो है वो आना शुरू हुए थे, जिसके बाद जो उनका नंबर है वो जम्मू और मिलाकर जो कठुआ और सांबा का एरिया था वहां पर 7,000 के ऊपर जो है वो यहाँ पर पहुंच गया था। उसके बाद पुलिस को यहाँ पर जानकारी मिली थी कि कुछ रोहिंग्या जो है वो इलीगल तरीके से जम्मू कश्मीर में यहाँ पर एंटर हुए हैं, जिसके बाद 200 रोहिंग्या को यहाँ पर डिटेन किया गया था और उनको डिटेंशन सेंटर में हीरानगर में जो है वो यहाँ पर रखा गया है। लेकिन जरूर जिन लोगों के पास रिफ्यूजी कार्ड है उनको यहाँ पर जम्मू में रहने की इजाजत जो है वो यहाँ पर दी गई थी, लेकिन हाल ही में पुलिस के पास इस तरह की जानकारियां लगी थी कि जो रोहिंग्याज जम्मू में यहाँ पर आए हैं उन्होंने यहाँ पर आधार कार्ड भी बनाए हैं, साथ ही साथ कई तरह के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर रोहिंग्याज के खिलाफ लिया था और यहाँ पर कई रोहिंग्याज जो थे उनको यहाँ पर पासपोर्ट के साथ जो है वो भी यहाँ पर पकड़ा गया था। ऐसे में रोहिंग्याज जो है उनको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस और जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके पास अलग अलग तरह के यहाँ पर इनपुट आते रहते हैं और उसी के आधार पर यहाँ पर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक पूरा सिस्टम जो है वो रोहिंग्याज का यहाँ पर बनाया हुआ है और जितने भी रोहिंग्याज यहाँ पर रह रहे हैं उनके बाकायदा बायोमेट्रिक्स जो है वो यहाँ पर लिए गए हैं, ताकि अगर उनमें से कोई भी किसी तरह की भी कोई यहाँ पर हरकत करता है तो उसकी जानकारी यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उसको यहाँ पर लग सके। लेकिन अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये एक्शन लिया है उसके बाद सियासत जो है वो यहाँ पर गरमा गई है और साफ तौर पर जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी इस पर बयान दे दिया है और बीजेपी जो है वो भी इस पर काफी सख्त जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जानकारियां उनको मिली हैं उसी के आधार पर वो
लगातार यहाँ पर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और उन्हें यहाँ पर किसी भी तरह की सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं वो अब इस पर सियासत करना जो है वो शुरू हो गए हैं। रोहिंग्याज मुस्लिम की पुलिस वेरिफिकेशन चल रही थी और उसी दौरान ये जो है वो कनेक्शन भी काटे, तो फिर इस तरह के ऑर्डर आपने क्यों दिए? रोहिंग्याज का अब मेरे ख्याल में इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आज तो इशू सबसे बड़ा ये है कि अब बारिशें नहीं हो रही हैं और आप सब लोग दुआ करें कि बारिशें हों और जल शक्ति विभाग जो है वो लोगों को पानी प्रोवाइड कर सके। नेचुरल जो सोर्स हैं वो ड्राई हो गए हैं, एक ड्राई स्पेल चल रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए हम जो हैं वो लगे हुए हैं कैसे उसको टैकल किया जा सकेगा। पर काफ़ी एक इशू था हमारे सामने आया था, वो रोहिंग्याज का एक इशू है जिसको हम नेशनल लेवल पे उसको टैकल करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर क्या फ़ैसला लेती है वो बाद की बात है, लेकिन जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, पानी तो किसी का कोई काट नहीं सकता है और ये अनलिमिटेड ग्राउंड अगर ये बात नेशनल लेवल पे जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे जाती है कि हम ऐसे लोग भी हैं जो हम दूसरे का पानी काट देते हैं, दूसरे की रोजी रोटी बंद कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में ये इंटरनेशनल लेवल पे हमारी छवि ख़राब होती है। तो लिहाजा अनलिमिटेड ग्राउंड उनको पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, जब तक वो यहाँ हैं उनको खाने पीने की सभी सुविधा मिलेंगी। लेकिन सर बीजेपी कह रही है कि कई मामले उनके खिलाफ आए हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वो खतरा है, आप ऐसा मानते हैं क्या? देखिए कौन नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन सकता है ये बीजेपी नहीं बता सकती है। नेशनल सिक्योरिटी के इशू है हमारे सामने और ख़ासकर हम जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉन्स्पिरेसी इस मुल्क को कमज़ोर करने की हैं वो अलग तरीके से उनको टैकल किया जा सकता है। रोहिंग्याज के ख़िलाफ़ अभी तक मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट हमें मिली है। सर अगर मैं बात करूं 1 महीने से ज़्यादा हो गया आप सरकार को बने हुए, क्या लगता है कि आपकी सरकार अब तक क्या क्या कर पाई है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? अभी 3 महीने के बाद पूरी अचीवमेंट्स आपके सामने आएंगी। हमने क्या किया है, एक 3 महीने का टारगेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने तमाम ऑनरेबल मिनिस्टर्स को ये डायरेक्शन दे दी थी कि वो अपनी अचीवमेंट्स और जो भी करना है वार फुटिंग बेस पे करना है और हम वो तैयार कर रहे हैं। 3 महीने के बाद वो आपके सामने आ जाएगी। आखिर में अब बात करते हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की जेलों वाली साजिश की। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह के सुराग लगे हैं कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई वो अब जेलों में यहाँ पर अपने जो आतंकी बंद हैं, साथ ही साथ उनके समर्थक बंद हैं, उन तक का पहुंचने के लिए नया पैंतरा जो है वो यहाँ पर अपना रही है। और इस नए पैंतरे के तहत जो जम्मू, राजस्थान और पंजाब से सटे हुए बॉर्डर हैं वहां पर नशे में लिप्त और साथ ही साथ मानसिक रूप से पीड़ित लोग जो है उनकी गिरफ्तारी जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई करा रही है। और इसके पीछे मकसद ये है कि ये जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं इनको अलग अलग जेलों में यहाँ पर भेजा जा रहा है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इनके जरिए अपने जो मैसेजेस हैं वो जेलों में बंद आतंकियों और साथ ही साथ यहाँ पर जो उनके समर्थक है उन तक पहुंचाने का काम कर रही है। और ये जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए यहाँ पर कोरियर के रूप में काम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और इस तरह की भी जानकारियां सामने आई है कि जो सभी लोग जिन्हें यहाँ पर नशे में लिप्त जो है वो पाया गया है, साथ ही साथ ये मानसिक रूप से पीड़ित लोग हैं, इनको पूरी ट्रेनिंग देकर भेजा गया है। और ये जो लोग हैं ये जैसे ही यहाँ पर पुलिस इनको पकड़ती है तो इन्हें बताया गया है कि किस तरीके से उनको पुलिस को यहाँ पर जवाब देने हैं। उसके बाद इन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये जानकारियां जो है वो यहाँ पर आतंकियों तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहे हैं। दरअसल अगर पाकिस्तान यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है तो उसके फुटप्रिंट्स जो है वो रह जाते हैं और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको इसकी जानकारी लग जाती है। ऐसे में एक नया पैंतरा जो है वो अब पाकिस्तान यहाँ पर अपना रहा है और अब इन ये जो लोग हैं इनको कोरियर के रूप में यहाँ पर भेजा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से ये खबर भी आई है कि जुलाई से लेकर अब तक 10 ऐसे लोग पकड़े जा चुके हैं और उनसे कुछ सुराग जो है
वो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं, जिसके बाद इस तरह की जानकारियां सुरक्षा एजेंसियों के पास पहुंची है। इस तरह के कई मामले जो हैं वो भी सुरक्षा एजेंसियों के पास यहाँ पर पहुंचे हैं। इस तरह का एक मामला मोहम्मद असद नाम के एक यहाँ पर आरोपी का सामने आया है, जिसे जीरो लाइन से यहाँ पर एक गिरफ्तार जो है वो किया गया था। दरअसल ये जो मोहम्मद असद है ये जीरो लाइन के पास मोटरसाइकिल में पहुंचा और इसने कहा कि यहाँ पर जो इसके परिवार के लोग हैं वो इसे कहीं ना कहीं इसके प्रेम संबंध है उसके लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे में वो जो है वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता और उसी दौरान उसको यहाँ पर गिरफ्तार जो है वो यहाँ पर किया गया था। इसके साथ ही साथ अक्टूबर के महीने में भी एक 31 वर्षीय शाहिद इमरान जो है उसको पकड़ा गया था और उसने ये भी कहा था कि वो काली मंदिर में जा रहा है जहां वो निकाह करना चाहता है। ऐसे में इन सब बातों से, जिस तरह की अटपटी बातें ये लोग कर रहे हैं, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ पर शक हुआ है और अब सुरक्षा एजेंसियों ने इन सभी लोगों से एक बार फिर से पूछताछ शुरू कर दी है और इसके बाद ही कई तरह के सुरक्षा इंतजाम जो है वो सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर कर रही हैं। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर यहाँ पर बीएसएफ है, साथ ही साथ जो सेना है, अब वो भी यहाँ पर अलर्ट है। अगर पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर जो लोग हैं अगर वो भारतीय सीमा में यहाँ पर आते हैं तो उनसे अब गहन पूछताछ जो है वो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां करेंगी। लेकिन साफ तौर पर पाकिस्तान और जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठन और जो है आईएसआई है वो लगातार अलग अलग तरह की साजिशें जो है वो रचती रहती हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हैं और उनकी सारी साजिशों पर पानी फेर रही हैं। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की वो खबरें जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है वो आपको यहाँ पर बताएं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।